हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो माई सेल्फ सोनू नागर, फिजिक्स फैकल्टी, रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं जैसे कि जेट की रामबाण सीरीज की। अपन डेली डेली नई एमसीक्यू पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं जेट के। तो आज की सीरीज में अपन नेक्स्ट पीवाईक्यू, अगले साल के पीवाईक्यू, नए नए पीवाईक्यू अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। तो आई होप आपकी जो तैयारी चल रही होगी, जो आपको यहाँ से इसकी इस सीरीज़ से, रामबाण सीरीज़ से आपको जो मदद मिल रही होगी, वो काफ़ी अच्छी आपको मदद मिल रही होगी। तो अपन इसी सीक्वेंस को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन डेली डेली नए नए पीवाईक्यू, नए नए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आज अपन और एक्स्ट्रा और नए एमसीक्यू लेके आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और बूस्ट हो सके। ठीक है, तो अपन बिना किसी क्लास की देरी के अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आज की क्लास का जो पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो एक सदिश का क्वेश्चन है। सदिश भी इम्पोर्टेंट होता है, अपने सदिश से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हालांकि जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सदिश नाम का कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, पढ़िए अंदर मिलता है। वेक्टर जिसको अपन बोलते हैं, ये अपन को मोशन इन प्लेन, समतल में गति के अंदर अपन को सदिश का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप करिए, इसको खुद से ट्राई करिए और अपना आंसर उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए आप। ठीक है, तो जैसे कि आपको बच्चों पता है कि अपना जो जेट का एग्ज़ाम है उसके बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, परेशान नहीं होना है और नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अभी आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ चुकी, मतलब पुरानी चीज़ों का आपको रिवीजन करना है अभी। ठीक है, पुरानी चीज़ों को ही रिवाइज आपको अभी करना है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन वेक्टर का है, सदिश का है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना। दो वेक्टर से अपन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको फॉर्मूला लिखाते हैं अपन कि दो वेक्टर से एंगल फाइंड करने के लिए अपन डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चा? बिंदु गुणनफल का यूज करते हैं। जब दो सदिश क्या हो, अगर दो सदिश के बीच में एंगल निकालना हो तो ए सदिश डॉट बी सदिश क्या होता है, ए इसका परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा क्या होता है बच्चों। तो यहाँ से अगर अपन को कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा क्या होता है, दो सदिशों के बीच का एंगल होता है। तो ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए का परिमाण, बी का परिमाण, क्या ऐसे लिखेंगे? जी बिल्कुल। ए सदिश कितना दे रखा है? ए सदिश दे रखा है आई केफ प्लस जे केफ। बी सदिश कितना दे रखा है? आई केफ माइनस का जे केफ अपॉन ए का परिमाण। ए सदिश का परिमाण क्या होगा? रूट आई का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर, जे का गुणांक होता है उसका है। डॉट बी सदिश कितना है? आई का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ से जब अपन डॉट सदिश बिंदु गुणनफल करते हैं तो खुद का खुद के साथ ही करते हैं, बाकी का क्या होता है? जीरो होता है। तो आई डॉट आई जानते हैं बच्चों, आई डॉट आई क्या होता है? वन होता है। जे को जे के साथ करूँगा तो माइनस प्लस माइनस रहेगा और वन को उनके साथ करूँगा तो जे डॉट जे क्या होता है? वन होता है। नीचे कितना आ जाएगा? रूट टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई रूट टू हो जाए, ऊपर कितना हो गया? जीरो। तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या निकली बच्चों? कोस थीटा की वैल्यू जीरो निकली। इसका मतलब थीटा कितना होगा? 90 होगा। इसका मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो ये याद रखना है कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने का मतलब दोनों का बिंदु गुणनफल क्या होगा? जीरो। जब दो सदिश का बिंदु गुणनफल जीरो होता है, इसका मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है? लंबवत रखे हुए हैं। तो ये कंडीशन याद रखें, दो सदिश अगर लंबवत दे रखे हैं तो उनका बिंदु गुणनफल जीरो होगा, या दो सदिश का बिंदु गुणनफल जीरो है तो एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। ठीक है बच्चों, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है कि दो सदिशों के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दो सदिशों के बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? बिंदु गुणनफल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है। ये क्वेश्चन किसका है? मोशन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन में गति, कोई भी कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है उसका क्वेश्चन। तो उसमें आपको दे रखा है जिसके टी समय के साथ, टी मतलब सेकंड, अपन का जो समय ले रखा है वो टी सेकंड में ले रखा है। दूरी मतलब एक्स, उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ इस तरीके से परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी स्थिति चेंज हो रही है। और जैसे कि अपन जानते थे स्थिति में परिवर्तन को क्या बोला जाता है बच्चों? स्थिति में परिवर्तन को ही मोशन बोला जाता है। इसका मतलब पार्टिकल, ये कण क्या कर रहा है? मोशन में। आगे लिखा हुआ है विरामावस्था में आने से पहले कण कितनी दूरी तय करेगा, मतलब वापिस ये विरामावस्था चलेगा
चलने के बाद ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद विरामावस्था में आ जाएगा, तो उस टाइम पर ये कितनी दूरी चल चुका होगा ये आपको बताना है। तो विरामावस्था में आने से पहले कण की दूरी क्या होगी, कण कितनी दूरी चल जाएगा। तो विरामावस्था का मतलब होता है, विरामावस्था में आने का मतलब है कण का वेग क्या हो जाता है बच्चों, 0। अगर कण विरामावस्था में आ गया, इसका मतलब कण का वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आपको पहले कण का वेग निकालना पड़ेगा, और वेग क्या होता है, वेग होता है दूरी स्थिति में परिवर्तन। तो यहाँ से स्थिति में परिवर्तन, स्थिरता समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 40 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नियतांक का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। 12t का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। और t क्यूब का अवकलन 3t² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12t का अवकलन 12 हो जाएगा, और t का क्यूब अवकलन t की घात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, घात आगे आ जाए तो ये घात क्या हो जाती है बच्चों, अवकलन में कम हो जाती है। तो इसको क्या करना है अपन को, विरामावस्था में आ गया, इसका मतलब कण को क्या करना है, इसका वेग 0 करना है। 0 करने का मतलब है 12 इक्वल कितना हो गया, 3t²। तो t² कितना हो गया, 4 हो गया। तो t कितना आ गया, 2 सेकंड। इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पर कण वापस क्या आ जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। तो t बराबर, चलना कहाँ से स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है कोई भी कण की जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो t बराबर 0 पर होती है, और t बराबर 2 पर कहाँ पहुँच गया, t बराबर 2 पर उसका वेग हो गया 0। इसका मतलब कण यहाँ से यहाँ तक, t बराबर 0 पर उसकी स्थिति चेक कीजिए, t बराबर 0 पर कहाँ खड़ा था, ये 0 हो जाएगा। t बराबर 0 पर कहाँ खड़ा था, 40 मीटर पर खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था वो, 40 मीटर पर t बराबर 0 पर खड़ा था वो। t बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया तो उसकी पोजीशन क्या थी, जब चलना स्टार्ट किया था तो कण की पोजीशन थी 40 मीटर। x बराबर 40, एक्स एक्सिस पर कहाँ पे खड़ा था वो, 40 मीटर पर खड़ा था। t बराबर 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन चेक करिए, क्योंकि t बराबर 2 सेकंड पर उसने बोला है ना, t बराबर 2 सेकंड पर उसका वेग शून्य होगा। वेग का मतलब विरामावस्था में आ गया, तो विरामावस्था में आने से पहले वो कितना चल चुका होगा, तो चलना स्टार्ट यहाँ से करता है और यहाँ पर आकर ये रुक गया है। तो इस दौरान इसने कितनी दूरी तय की है, तो दूरी क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो पहले स्थिति क्या थी, यहाँ पर 40, और यहाँ पे कितना हो, क्योंकि इस सरल रेखा में चल रहा है। सरल रेखा में अगर कोई कण गति करता है, उसके बिना उसकी दिशा चेंज हुए, इसका मतलब उसका विस्थापन और दूरी क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर सरल रेखा में गति कर रहा है और बिना उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, क्योंकि वो ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि उसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी होगी। तो x मेरे को निकालना है, तो t चाहिए। t कब चाहिए मेरे को, t बराबर 2। तो t बराबर 2 पर उसकी पोजीशन निकाले। तो t बराबर 2 पर मैं जब इसकी पोजीशन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 8। तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास, ये हो गया 16 प्लस 40 कितना हो गया, 56 हो गया। तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 56 मीटर आ जाएगी। तो x बराबर 40 से स्टार्ट किया और x बराबर 56 पर आकर रुक गया। तो इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की। तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, 56 आंसर लगा के आते हैं, नहीं, दूरी कितना तय की उसने, x बराबर तो 40 से स्टार्ट किया, 56 पे पहुंचा, इसका मतलब उसने कितना चला, 16 मीटर चला। स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन होता है। यहाँ पर विस्थापन और दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कण स्थिर सरल रेखा में गति कर रहा है। सरल रेखा में कण अगर गति करेगा विदाउट उसकी चेंजिंग डायरेक्शन, बिना उसकी दिशा चेंज हुए अगर सरल रेखा में गति कर रहा है कण, तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाए, 0 हो जाए। दूरी और विस्थापन क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों, याद रहेगा। दूरी और विस्थापन इक्वल कब होता है, दूरी और विस्थापन इक्वल कब होता है, जब कण सीधी रेखा में गति करे, सरल रेखा में गति करे, अपनी दिशा को चेंज ना करे। क्यों बच्चों, तो इसका आंसर, सुटेबल आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा अपने पास, 16 मीटर। याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पिंड पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई प्राप्त करता है। पिंड जिस वेग से फेंका गया वो है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई प्राप्त करता है। तो पिंड जिस वेग से फेंका गया है वो होगा, किस वेग से आपने पिंड को फेंका है वो आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई पृथ्वी की ऊंचाई कहाँ तक फेंका है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई प्राप्त करता है, जिस वेग से फेंका गया वो है। अब पिंड को कहाँ से फेंका होगा अपन ने, पिंड को बच्चों अपन ने फेंका होगा किसी ग्रह की या पृथ्वी की सतह से। ये पृथ्वी है, इसकी सतह से आपने एक पिंड को फेंका, किस वेग से फेंका होगा पूछा है, तो v वेग से फेंका। ये कितनी ऊंचाई पर गया, ये अपन को रेडियस के बराबर ऊंचाई, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या r मान ली, और ये भी कितना है, ये पृथ्वी की त्रिज्या, सतह से त्रिज्या कितनी होगी, सतह से दूरी, केंद्र से सतह की दूरी त्रिज्या के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ फेंका तो यहाँ पर जाकर गया वो, तो यहाँ पर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको करेंगे अपन, पिंड को यहाँ से फेंका तो इसको अपन करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इस कण की यहाँ पर
कुल यांत्रिक ऊर्जा और इस कण की यहाँ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पर कुल नेट फोर्स, सिस्टम पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। जब सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो तो वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा बराबर फाइनल गतिज ऊर्जा प्लस फाइनल स्थिति ऊर्जा। याद रहेगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपने इतना दी इसको, हाफ एम वी स्क्वायर। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी है यहाँ पर, इस टाइम पर यहाँ पे प्रारंभिक है, ये इनिशियल है और ये क्या हो गया, फाइनल। तो प्रारंभिक, तो इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, इनके बीच में एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली अपन किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन दोनों के बीच की दूरी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होगी। अंतिम गति ऊर्जा क्या होगा, जीरो, क्योंकि कण वहाँ पर चला गया तो वहाँ पर जस्ट वहाँ तक पहुँचाना है, तो वहाँ पर उसकी गति ऊर्जा जीरो। स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना है, केंद्र से यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 2r। तो कितना हो गया, 2r। अपन को निकालना है v, तो उसको उधर भेजो। ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये पूरा है, ये आधा है, तो कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा, हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना हो गया, तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी एम बाई रूट आर। तो ये क्या होगी, ये कण की, इस वेग से कण को फेंकना पड़ेगा ताकि वो कहाँ चल जाए, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो याद रहेगा बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगाना है, जब किसी कण को आप किसी सतह से फेंक रहे हो, मतलब पृथ्वी और कण के बीच में कोई अट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन किससे कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी कंजर्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर अपन को लगाना है। कुछ जैसे एक प्लान वेग का कंसेप्ट आता है, प्लान वेग का कंसेप्ट भी ऐसे निकालते हैं कि आपने क्या कर दिया, कण को इस वेग से फेंका है ताकि वो कहाँ चला गया, प्लान करेगा। प्लान का मतलब होता है कि वो इन्फिनिटी पर चला गया, अनंत पर चला। अनंत पर जाने का मतलब है कि वो उसके फील्ड से बाहर हो गया। फील्ड से बाहर होने का मतलब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अनंत पर जीरो हो जाएगी। जस्ट वहाँ तक पहुँचाया आपने मिनिमम, तो वहाँ जाकर रुक गया, अनंत पर जाकर रुक गया। इसका मतलब वहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियल कहाँ से फेंका, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से फेंका, सतह से फेंका, तो उसकी गतिज ऊर्जा आ जाए, उसकी स्थिर ऊर्जा आ जाएगी बराबर जीरो। तो वहाँ से अपन जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते, न्यूनतम वेग जिससे अपन वस्तु को सतह से, वस्तु को उसके प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं, तो उसको प्लान वेग बोलते हैं। प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr या फिर 2gmm बाई आर। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले प्लान वेग के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन को ये सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, दो समांतर तारों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर तारों जिसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को जिस कारण आकर्षित करेंगे वो है। टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ। दो वायर जिसमें करंट फ्लो होती है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, समान डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर विपरीत दिशा में इनमें क्या होगी, करंट होगी, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। याद रखना, समान डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन समान है दो पैरेलल वायर में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर पैरेलल वायर में करंट की डायरेक्शन विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये बेटा किसके कारण होता है, ये होता है एक दूसरे पर लगने वाले करंट, धारावाहिक करंट। तो एक करंट क्या करता है, मैं रीजन बता दूँ, ये तार है, ये तार है, तो अपने इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो धारावाही चालक तार के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अपने क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा हुआ है, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक तार रखो या फिर आवेश रखो, उस पर क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। तो एक दूसरे पर क्या लगेगा, इसके प्रभाव में इसके चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर बल लगेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर बल लगेगा। दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर सीधे इसकी वजह से खींचेगा, इसकी वजह से खींचेगा। तो एक की वजह से, एक के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे की वजह से क्या लगा है, तो दोनों आपस में क्या लगता है, बल लगता है। वो बल किसकी वजह से लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के। मैं बता भी दूं यहाँ पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है एक दूसरे वायर पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd। याद रहेगा फॉर्मूला। फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसी एक वायर पर दूसरे वायर के यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होता है, वो चुंबकीय फोर्स होता है, वो कितना लगता है, 2F/L, मतलब यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स
म्यू नोट जानते हो आप, I1 I2 दोनों करंट, दोनों वायर में प्रवाह होने वाली करंट, I1 I2 बोल दो, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, अपन 2 पाई डी क्या होता है, दोनों पैरेलल वायर के बीच की दूरी, याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है यूनिट लेंथ पर लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला, जब दो समांतर तार में धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ये भी याद रखना है कि अगर धारा की दिशा दोनों में समान है, दोनों तारों में पैरेलल है धारा की दिशा, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, क्योंकि बना हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, जेट का ये PYQ है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जब नाभिक में न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती तब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। जब अपन क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों पहले तो अपन को पता होना चाहिए न्यूक्लियस क्या होता है। एटम होता है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या नाम दे देते हैं अपन, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, कण होते हैं जो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रहेगा। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी तत्व का उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं अपन मास नंबर माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। याद रहेगा बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पूछा गया अपन से क्वेश्चन में, जब नाभिक में न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती है, जब नाभिक में न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती है तब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ेगी, द्रव्यमान संख्या के साथ घटती है, द्रव्यमान संख्या के साथ नियत, द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ता है फिर घटती है। तो अपन को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात हो रही है। तो आपने ग्राफ देखा होगा, आप सभी को पता होगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है और मास नंबर के साथ जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ इस तरह का शेप का होता है। यहाँ पर होता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब समझो कि कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियस की संख्या। न्यूक्लियस की संख्या का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को बोलते हैं। मास नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस की संख्या बोलते हैं। न्यूक्लियस की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किस क्या बनाते हैं, मास नंबर बनाते हैं। तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है और वो न्यूक्लियस की संख्या के बराबर होता है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस और द्रव्यमान संख्या के बीच जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर ए होती है और बंधन ऊर्जा प्रति। तो आप देखिए कि द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पहले क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर बाद में क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पता होगा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा फेरस की होती है, Fe56। किसकी होती है, Fe56 की होती है। कितनी होती है इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसकी होती है, आयरन की होती है, लोहे की होती है, लोहे 56 Fe56 की होती है। याद रहेगा बच्चों, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। तो जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होती है वो नाभिक उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। वो नाभिक उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो नाभिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होता। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको दिख रहे होंगे, प्रारंभिक नाभिक है, ये अंतिम नाभिक है। जो मध्यवर्ती नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, सब ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो लाइट होते हैं, हल्के नाभिक होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। और जो बहुत भारी नाभिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, अस्थायी। तो जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, इधर वाले की भी कम है, इधर वाले भी कम, इनको बोला जाता है हल्के नाभिक, इनको बोला जाता है मध्यवर्ती नाभिक, इनको बोला जाता है भारी नाभिक। तो मध्यवर्ती नाभिक सब ज़्यादा स्थायी होते हैं, भारी नाभिक और हल्के नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसी स्थायी हम नेचर में, प्रकृति में हर चीज़ क्या होना चाहिए, प्रकृति में हर चीज़ स्थायित्व गेन करना चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो होता क्या है इसमें, जो हल्के नाभिक है ये अपना स्थायित्व बढ़ाना चाहेंगे। मतलब स्थायित्व कब बढ़ेगा, जब इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होगी, इनकी बंधन ऊर्जा मतलब ये कहाँ तक, किस रेंज में जाएंगे, इस रेंज में जाएंगे। तो अपने आप को जुड़कर क्या करते हैं, ये भारी नाभिक मतलब मध्यवर्ती नाभिक बनाते हैं। तो हल्के नाभिक जुड़कर मध्यवर्ती नाभिक बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो स्थायी होते हैं। तो ये अस्थायी है, यहाँ पर जाकर स्थायी बनाएंगे। तो हल्के नाभिक मिलकर जुड़कर क्या बनाते हैं, एक मध्यवर्ती स्थायी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है, संलयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संलयन, नाभिकीय संलयन। और भारी नाभिक
ये तो भारी है, इनको क्या जाना है, मध्यवर्ती बना। तो भारी नाभिक टूटकर क्या बनाते हैं, भारी नाभिक टूटकर मध्यवर्ती नाभिक बनाता है और इस क्रिया को जाना जाता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, कोई भी परमाणु को स्थायित्व गेन करने के लिए होने वाली अभिक्रिया। संलयन में जुड़कर मध्यवर्ती नाभिक बनाएंगे, विखंडन में टूटकर मध्यवर्ती स्थायी नाभिक बनाएंगे। तो संलयन नाभिक जुड़कर होता है, विखंडन टूटकर होता है। यूरेनियम का क्या होगा, विखंडन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जो वहाँ पर सन पर जो रिएक्शन होती है वो ओनली कौन सी रिएक्शन होती है, सन पर जो रिएक्शन होती है, सन वहाँ पर हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस होती है, तो जुड़कर क्या बनाती है, वहाँ पर एनर्जी क्रिएट करती है। दोनों अभिक्रिया में एनर्जी अपन को मुक्त होती है, एनर्जी मिलती है। विखंडन जो परमाणु बम में होता है, परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। यूरेनियम पर अपन क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन का, तो वहाँ से क्या होता है, विखंड होता है बेरियम और क्रिप्टोन में। ठीक है, बेरियम क्रिप्टोन या जिनोन में क्या होता है, वहाँ से वो टूट कर क्या बनाता है, एनर्जी मुक्त करता है। और एनर्जी क्या होती है, वहाँ से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का यूज अपन अच्छे कामों के लिए भी करते हैं और गलत काम के लिए भी करते हैं, मतलब ह्यूमन मतलब पीसफुल पर्पज के लिए भी करते हैं और उसको अपन गलत काम के लिए भी करते हैं। जैसे एटम बम होता है, तो एटम बम क्या होता है, वो सही काम के लिए यूज नहीं होता, तो अशांति फैलाने के लिए काम आता है। पर जैसे जो नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनका यूज वहाँ पर क्या किया जाता है, इस अभिक्रिया का जो विखंडन का यूज है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, एनर्जी जनरेट करने के लिए वहाँ पर करते हैं अपन। तो दोनों ही चीज़ों के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मुक्त होती है। तो अपन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुक्त होने की वजह से ये एक अच्छा वो माना जाता है, पर ये उतना ही ज़्यादा हानिकारक भी होता है, उतना ज़्यादा असुरक्षित होता है। इसमें बहुत केयर करनी पड़ती है, सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी डिवाइस इसमें बहुत यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं इसकी कि आपसे जो पूछा गया वो क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ती है घटती है। तो द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे इधर क्या होती है, बढ़ती जा रही है, तो द्रव्यमान संख्या बढ़ने से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पहले बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा, द्रव्यमान संख्या बढ़ने में पहले बढ़ती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, फिर क्या होता है, घटता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन हो जाए। ठीक है, पहले बढ़ती है आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग, फिर क्या होती है, घटती है। तो ये चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ देखिए, ऑल इंडिया टॉपर आपको पता ही होगा, CUT का कल रिजल्ट आया था, उसमें रोयल ने फिर धमाल मचाया है। हर बार की तरह इस बार भी टॉपर दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक बायोलॉजी में 100% आए, एग्रीकल्चर में 100% आए, एक एक बच्चों की नहीं, दो दो बच्चों के। जैसे कि आप देख रहे हो कि रोयल अपने इतिहास खुद बनाता है और खुद ही तोड़ता है। इस बार भी 700 पार, मतलब 700 बार CUT में अगर जिस तरह का पेपर देखा जाए तो CUT का पेपर पिछली बार से हार्ड था, फिर भी रॉयल्स में इस बार जो बच्चे हैं उसने 700 प्लस स्कोर किया। बहुत बड़ी बात होती है 750 में 700 प्लस स्कोर करना, ये ओनली पॉसिबल है, ओनली कहाँ पर पॉसिबल होगा, ये ओनली रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में ये पॉसिबल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि बायोलॉजी में 100% आए, ऑल इंडिया टॉपर बायोलॉजी शुभम मुंड, एग्रीकल्चर ऑल इंडिया टॉपर नवीन बंसीधर। ये बिल्कुल क्लासरूम के स्टूडेंट थे, ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल सिंसियर होकर टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते, जो टीचर बोलता था वो ऐसे करते थे। ठीक है, तो ये ओनली पॉसिबल होता है अच्छे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करोगे। अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से, वहाँ पर डिसिप्लिन में रहने से, वहाँ से हर एक्टिविटी को फॉलो करने से आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहिए जुड़े रहिए रोहिल के साथ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन दिख रहा है, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल ऑफ एक्सपेरिमेंट वायर बाय द स्केरली मेथड। ठीक है, तो ये मेथड से अपन को कोई मतलब नहीं, आपको ओनली जो याद रखना है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये आपको यहाँ से देखना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अपन पहले बता चुके। जो यंग्स मॉडुलस होता है वो y होता है, और y क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या लेते हैं अपन y को, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। पर यहाँ पर अगर आप प्रतिबल, एक स्पेसिफिक 3 तरह के प्रतिबल होते हैं। कौन कौन से प्रतिबल होते हैं, एक तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है जिसमें बल क्या लगता है, उस सतह के लंबवत लगता है, इसमें लंबाई में परिवर्तन होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की वजह से वस्तु की लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन। दूसरा आता है
अपरूपण प्रतिबल, जिसको अपन अनुदैर्ध्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस को बोलते हैं अपन शियर स्ट्रेस होता है अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल में क्या होता है, जब आप किसी सतह पर बल लगाते हैं तो सतह के समांतर लगाते हैं, सतह के समांतर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है बच्चा, तो अनुदैर्ध्य में होता है कि आप किसी भी सतह के लंबवत अगर बल लगाते हो तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है। शियर स्ट्रेस, जब सतह के समांतर अगर आप वस्तु पर बल लगाते हो तो सतह में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, उसमें अपरूपण आ जाता है। तो इस अनुदैर्ध्य को, इस प्रतिबल को बोला जाता है अपरूपण प्रतिबल। तीसरा आता है आयतन प्रतिबल, जिसको अपन वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है कि किसी वस्तु पर आपने इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया है उससे उसका आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बलून होता है, उसको मैं चारों तरफ से बताऊं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, परिवर्तन। वहाँ पर लगने वाला जो प्रतिबल होगा, वहाँ पर लगने वाला जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा होगा, आयतन प्रतिबल या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। तीन तरह के मैंने आपको स्ट्रेस बताए, कौन कौन से। पहला स्ट्रेस अनुदैर्ध्य, जिसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, और दूसरा बताया मैंने अपरूपण, जिसको शियर बोला जाता है। तीसरा बताया वॉल्यूम, जिसको बोला जाता है आयतन। इन्हीं के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग विकृति भी होती है। विकृति कौन कौन सी, अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति और आयतन विकृति। जब प्रतिबल अपूर्ण विकृति करते हैं तो वहाँ से प्रत्यास्थता गुणांक लेते हैं, और जब आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल लोगे तो अनुदैर्ध्य विकृति लेनी पड़ेगी, तो वहाँ से जो प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, अंक प्रत्यास्थता गुणांक। तो अंक प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ से आपको प्रतिबल का फॉर्मूला होगा, प्रतिबल होगा बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। जब इसको लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल हो जाएगा। अरे हो जाएगा बच्चों, एफ यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है। अब एम जी की वजह से किसी तार में क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, तो एम जी एल अपॉन ए क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये लंबाई में परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अंक प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, यहाँ से आपको लंबाई में परिवर्तन कैलकुलेट करा लेगा। ठीक है, कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा वो कैलकुलेट करा लेगा, या फिर बाकी दूसरी चीज़ें रेडियस वाई दे रखा है कुछ। वाई क्या होता है, एक प्रत्यास्थता गुणांक होता है जो मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक पदार्थ होगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, सेम। प्रत्यास्थता गुणांक तार की लंबाई, त्रिज्या, बल कितना लगा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों को क्या बोल देगा कि एक तार की लंबाई एल है, उसकी त्रिज्या आर है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, त्रिज्या को आधा कर दिया, मतलब बदल दिया, लंबाई त्रिज्या को बदलने से उसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या बदल जाएगा, नहीं बदलता है। प्रत्यास्थता गुणांक लंबाई को, इनको बदलने से, लंबाई को, त्रिज्या को, द्रव्यमान बल को बदलने से उसका प्रत्यास्थता गुणांक नहीं बदलेगा। प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ इतना सा वायर लूंगा इसका भी अंक प्रत्यास्थता गुणांक समान होगा, इतना बड़ा वायर लूंगा उसका भी अंक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, समान होगा। तो याद रखना है, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी या जो भी पैरामीटर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है वो फिर उसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करे। वो ओनली पदार्थ की प्रकृति, मतलब पदार्थ समान है, वो कितना पदार्थ है, कम है कि ज़्यादा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर पदार्थ समान होगा तो उसकी फिर वो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर अपने पास, एम जी पाई आर स्क्वायर एल अपॉन डेल्टा एल। यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नहीं होता, वाई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति को क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, जो जेट का PYQ, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देगा 36 से ऊपर की ओर। 36 से आपने ये 36 बना लो पहले, आप खुद से इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आंसर आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप निकालोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अपने अंदर विश्वास आएगा आपको कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जेट में पूरे क्वेश्चन अच्छे से बना के आओगे। कॉन्फिडेंस आता है इससे, खुद से करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस। मैं बता दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, हो जाएगी, पर मैं वहाँ पर थोड़ी बताने आऊँगा। करना आपको अल्टीमेट खुद ही है। तो फिजिक्स में होता क्या है, चीज़ों को आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होती है, खुद का दिमाग चलाना। जितना दिमाग को अपन उतल फुतल करेंगे उतना सोच पाएंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने अपने कंसेप्ट बिल्ड होंगे। क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है ना कि ये फॉर्मूला आता है तो इसे वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, पता ही नहीं रहता ना कि क्वेश्चन किस फॉर्मूले का है, वो अभी स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं लगेगा अपन को।
जब आप फिजिक्स स्टार्टिंग पढ़ोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले, तो चीज़ों को क्या करना पड़ता है, आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है, चीज़ों को पहचानना पड़ता है कि चीज़ कहाँ पर आते हैं, अपन को क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से आंसर तक पहुँचना होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं आंसर तक पहुँचने के लिए अपन को। तो वो सब चीज़ें ओनली एक ही होता है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें उतने लिए आपकी स्मूथ होती जाएगी, आसान होती जाएगी, क्योंकि ये एक तो समझने वाला इमेजिनेशन वाला भी सब्जेक्ट होता है, दूसरा कैलकुलेशन वाला भी सब्जेक्ट। तो समझना मतलब आप चीज़ों को समझ लिए, जो लैंग्वेज लिखी उसको समझ लिए, इसका मतलब आपकी फिजिक्स क्लियर है। और जो बाद में फिर आप लिख रहे हो, लिखने का मतलब फिर आप तो सोल्व क्या कर रहे हो, फिजिक्स सोल्व नहीं कर रहे, फिर अपन सोल्व कर रहे हैं मैथ्स। तो समझना फिजिक्स से, करना मैथ होता है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इस सब्जेक्ट में। तो चलते अपन इस क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, फिर आपका आंसर आ गया होगा। 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण में, 36 ये मान लिया अपन ने, इसको 36 मान लिया, इससे कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण पर आपने क्या कर दिया, एक वस्तु को फेंक दिया। 36 के साथ 30 डिग्री कोण पर किस वेग से फेंका, 14 मीटर पर सेकंड के वेग से आपने इसको थ्रो किया। तो ये कण इस तरीके से गति करेगा, इसको अपन प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो ये कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो इसके फॉर्मूले हमको बताओ बेटा, बच्चों बता रखे मैंने कि इसके अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला, इसका परास का फॉर्मूला, या फिर इसके आवर्तकाल या उड्डयन काल का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ, अधिकतम ऊंचाई जो होती है, कण अधिकतम ऊंचाई ये वाली जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ से u की वैल्यू कितना दे रखिए, u जो आप जिस वेग से फेंका, तो u की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 2g कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से ये कट गया अपने पास, u की वैल्यू 14 ही दे रखी है, 30 ठीक है, 36 के साथ 1/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t। इसको अपन ने काट दिया, किससे 2 से काट दिया, 7 टाइम 2 टाइम 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 49 डिवाइड बाई 20। क्या ये आएगा बच्चों 14 डिवाइड बाई 20। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा, इसको 50 मान लो, 50/20 लगभग कितना आ जाएगा 2.5, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 2.5। बोलिए यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मिलेगा, तो आपको एग्जैक्टली 2.5 मिल जाएगा। 49 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 50/20, 50/20 में तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो इस तरीके से अपन आंसर इजी वे में, इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास मैंने फॉर्मूले पहले बताए थे कि ये तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला तो यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है कि कितनी अधिकतम दूरी तक क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्या बोला जाता है, ये दूरी जो होगी इसको अपन रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं। या फिर कितना टाइम लगता है इसको वापस आने में, तो टाइम कितना लगता है उसको अपन उड्डयन काल बोलते हैं। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। साइन थीटा क्या होता है, क्षैतिज के साथ कोण होता है कि किस कोण से आपने उसको प्रक्षेपित किया, और दूसरा क्या होता है u क्या होता है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फॉर्मूले बाकी और भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, माध्य मुक्त पथ का सही सूत्र क्या होगा। ये इस फॉर्मूले पर भी नीट जो रीनीट हुआ है उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको माध्य मुक्त पथ का तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो माध्य मुक्त पथ को अपन लेमडा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा का जो फॉर्मूला है, लेमडा का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/√2π n/d²। कितना होता है √2π n/d², √2π 1/√2π n/d², ये हो जाएगा अपने पास। अब इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पर ये क्या क्या होते हैं। √2π ये तो कॉन्स्टेंट होता है, n क्या होता है, n होता है इकाई आयतन में अणुओं की संख्या। n क्या होता है, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या बटे आयतन, ये स्मॉल n होता है। इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को स्मॉल n बोला जाता है। d क्या होता है, ये d होता है डायमीटर मतलब व्यास, किसका व्यास, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो गैस मॉलिक्यूल है उसका व्यास कितना है, याद रहेगा गैस मॉलिक्यूल का व्यास। और स्मॉल n क्या होता है, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को स्मॉल n। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, गैस के अणुओं में, है ना, गैस के अणु जो टक्कर करते हैं कि लगातार या कॉन्जुगेटिव जो टक्कर होती है, उन टक्कर का बीच की दूरी का औसत मान, टक्करों के बीच की दूरी का औसत मान को अपन क्या बोल देते हैं, माध्य मुक्त पथ बोल देते हैं।
ठीक है, टकरों के बीच की दूरी का औसत मान क्या होता है, माध्य मुक्त पथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास एक पत्ते वर्ताकार वलय रिंग है, सर्कुलर रिंग, जिसकी त्रिज्या r है, उसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण, व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण आपसे पूछा गया है। इस तरह से रिंग बनाते हैं अपन। ये रिंग अगर आपने एक्सिस वाला लिया है लंबवत, इसके तल के रिंग के तल के लंबवत अगर आपने क्या लिया है, एक्सिस लिया है, क्योंकि एक्सिस के अबाउट ही, जिसके अबाउट आप जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहे उसका एक्सिस पता होना जरूरी है, क्योंकि जरूरी रिंग का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है। रिंग का जड़त्व आघूर्ण के बहुत सारे फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले, तो डिपेंड करता है कि आप किसी एक्सिस के अबाउट में। तो अगर रिंग का एक्सिस है वो तल के लंबवत है, रिंग ऐसे रखी हुई है, रिंग ऐसे रखी हुई और एक्सिस ऐसे है, एक्सिस ऐसे रिंग ऐसे है, तो ये तल के लंबवत क्या है, एक्सिस है, और सेंटर से पास हो रहा है, तो रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। कितना होता है, एम आर। अगर यही डिस्क होती तो डिस्क का कितना होता है, डिस्क का होता है बच्चों, डिस्क का बता देता हूं मैं आपको, डिस्क का होता है, डिस्क मतलब समझते हो, चकती, डिस्क को क्या बोला जाता है, चकती बोला जाता है। और एक्सिस मैंने क्या लिया, जो एक्सिस लिया है, जो अक्ष लिया है वो कहाँ लिया है, वही लिया है, तल के लंबवत। तो ये आपको याद रखना है कि इसका अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होता है, ये केंद्र से पास हो रही है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर ये आपके पास एक्सिस कहाँ पर हो, तल के लंबवत हो, मतलब तल में हो, जैसे व्यास हो गया, व्यास तल में होगा, तो इसके लंबवत इसके परित कितना होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण, इसके परित इसका जड़त्व आघूर्ण याद रखना होता है, इसके परित इसका जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, याद रखना है। शक्ति का भी इसके अबाउट कितना हो जाएगा, जो तल में होगा, तल में एक्सिस है, अगर उसके तल में एक्सिस है तो उसके अबाउट कितना हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शक्ति का तल के एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, एम आर स्क्वायर बाई 4। कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। शक्ति का एम आर स्क्वायर बाई होता है व्यास के परित, और रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। रिंग का लंबवत एक्सिस का परित एम आर स्क्वायर होता है, शक्ति का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, रिंग के लंबवत एक्सिस अगर कोई है तो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि किसके अबाउट एक्सिस पता होनी चाहिए, तब अपन जड़त्व आघूर्ण बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर यही पूछा है कि व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण, तो व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। रिंग का पूछा है तो रिंग का ये हो जाएगा, अगर शक्ति का पूछा तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, एम्पेयर का परिपत्र नियम दिया गया, एम्पेयर का परिपत्र, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये सबको पता होना, वी डॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, किसी बंद सरफेस से निकलने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो लीनियर गुणनफल होगा, उसका रेखीय जो इंटीग्रेशन होगा, रेखीय समाकलन होगा, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई क्या होता है कि उसके अंदर कितनी करंट जा रही है, म्यू नॉट आई, इनसाइड करंट उसके होते हैं। तो बी डॉट डी इक्वल्स टू, बी डॉट डी का मतलब क्लोज सरफेस का जो लाइन इंटीग्रल होगा, रेखीय समाकलन होगा, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। ये डॉट होता ही नहीं, इसके लिए लगता ही नहीं, बी डॉट डी इक्वल्स टू 1 होता ही नहीं है, बी डॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, एम्पेयर का परिपत्र नियम बोलते हैं। बताइए बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना। गॉस नियम बोलूँ मैं, गॉस का नियम क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये होता है गाउस का नियम, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू ए डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, रिलेशन बिटवीन मास और एनर्जी का रिलेशन बताना, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध, ये आइंस्टीन नहीं देता, ये आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण होती है। क्या होती है, ई इक्वल्स टू, ये बताया था मैंने पहले आपको, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ई क्या होता है, एनर्जी ऑफ जिस पार्टिकल, जिस बॉडी का मास होता है उस बॉडी में कितनी एनर्जी होती है, ई एनर्जी होती है, और उस बॉडी की एनर्जी का निकाल दे, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई उस बॉडी की सी का स्क्वायर। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, उस बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो इसको आइंस्टीन की मास ऊर्जा इक्वेशन बोलते हैं, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। याद रहेगा, मास दे रखा है आपको और आपसे एनर्जी पूछे तो मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, मास को किस में रखना होगा, केजी में। सी की वैल्यू कितना रखनी होगी, सी की वैल्यू रखनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ताकि फिर आपको यहाँ से एनर्जी जो मिलेगी वो एनर्जी किस यूनिट में मिलेगी, जूल में मिलेगी। जूल क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है। जूल का एक और यूनिट होता है,
1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻⁻⁷, और ये जो कि जेट 2025 में आपसे पूछा गया, प्लस आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन और MCQ लेके आएंगे, और इस पूरी रिकॉर्डिंग को आपको, जो पूरा वीडियो है इसको पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको इसको अच्छे से करने हैं और खुद से ट्राई करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में अगले MCQ के साथ। ओके।